हेक्टिक। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, इट्स फाइन। राइट, ओके। राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेते हैं व्हाट वी डिड इन यस्टरडेज क्लास आई बिलीव। तो उसमें भी टॉक्ड अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है, दैट इज वन ऑफ द रिएक्शंस व्हेन वी टॉक अबाउट द लाइट डिपेंडेंट स्टेजेस। इट इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो क्लोरोप्लास्ट इस्तेमाल करता है व्हेन इट रिक्वायर्स हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी। और ये आखिरी क्वेश्चन का आंसर था विच वी लुक्ड एट इन द लास्ट क्लास। So cyclic photophosphorylation, as the word suggests, cycle, meaning it's a cycle of reactions. ये एक continuous process है। अब बार बार अगर एक ही प्रोसेस होता रहेगा without me giving any external energy, इसका मतलब क्लोरोप्लास्ट हाई अमाउंट्स ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाता है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन से इन्वॉल्व करता है फोटोसिस्टम वन, जहां पे द लाइट नाउ देयर विल बी अ लॉट ऑफ कीवर्ड्स टुडे, सो जस्ट कीप दोस इन माइंड। Light energy harvested by photosynthetic pigments present in the antenna complex of photosystem 1 is then transferred through the accessory pigments until it reaches the primary pigment in the reaction center. जो मैं highlight कर रहा हूँ is a keyword. The primary pigment in the reaction center is obviously a pair of chlorophyll A molecules. ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि इस लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं, एंड देन इलेक्ट्रॉन्स की उसमें एक्साइटेशन हो जाती है, विच इन अदर वर्ड्स इज फोटो एक्टिवेशन टेकिंग प्लेस। कि इलेक्ट्रॉन्स आर एक्साइटेड, दे गेट एक्टिवेटेड, रिजल्टिंग इन देम बीइंग एमिटेड फ्रॉम द क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। अब ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स रिएक्शन सेंटर में एक बार क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में से एमिट हो गए, तो अब ये पूरे फोटो सिस्टम में घूम रहे हैं, फिर ये फोटो सिस्टम में से भी एमिट हो जाते हैं। सो वंस दे आर एमिटेड फ्रॉम द फोटो सिस्टम, दे नाउ स्टार्ट मूविंग थ्रू the electron transport carriers which are part of the electron transport chain, etc. Again, etc एक acceptable acronym है, इसको हम यूज कर सकते हैं in the exam। ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे मूव कर रहे होते हैं फ्रॉम वन कैरियर टू द अदर, ईच कैरियर अंडरगोज अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, वो रिड्यूस हो जाता है कैरियर, उसमें से इलेक्ट्रॉन लीव करता है, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। सो इट्स अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस जो वो अंडरगो करते हैं। और ये जो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स थे, अब क्योंकि वो इतने सारे रिएक्शंस में हिस्सा ले रहे हैं, दे आर लूजिंग एनर्जी। ये एनर्जी कहाँ पे जा रही है? यही फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स इस एनर्जी को यूज करके प्रोटॉन पंप्स की तरह एक्ट करते हैं, एंड देन दे एक्टिवली पंप द प्रोटॉन्स और द हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द थाइलाकॉइड स्पेस इनटू द स्ट्रोमा। ये जो कन्वर्जन है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, वेरी वेरी इजी टू फॉरगेट और मिस इंटरप्रेट के उल्टा लोग बोल देते हैं। इट्स ऑलवेज फ्रॉम द थाइलाकॉइड स्पेस इनटू द स्ट्रोमा। अब पहले ही कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा था, अब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी कुछ हाइड्रोजन आयंस हमने स्ट्रोमा में भेज दिए, तो अब प्रोटॉन ग्रेडियंट बहुत ज्यादा स्टीप हो गया। ये मैं रिपीट कर देता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पहले भी ज्यादा था कि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हैं, थाइलाकोइड स्पेस में कम है, लेकिन हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया, मतलब हमने अब इस प्रोटॉन ग्रेडियंट को, इस कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को और भी ज्यादा स्टीप बना दिया। सो व्हेन आई मेड इट मोर स्टीपर, उसकी वजह से हुआ ये कि नाउ इवन मोर हाइड्रोजन आयंस आर एबल टू मूव इन फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकोइड स्पेस। एंड दिस इज थ्रू दी एटीपी सिंथेस एंजाइम, जो कि एक चैनल प्रोटीन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। एटीपी सिंथेस एंजाइम के थ्रू वो मूव करते हैं, हाइड्रोजन आयंस एनर्जी लूज करते हैं, और केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है। इट्स गेटिंग रिपीटेटिव बाय दिस पॉइंट, व्हिच मींस कि अब यू शुड स्टार्ट रिमेम्बरिंग दीज डिटेल्स राइट नाउ। So after the electrons have moved through the ETC, they move back into the thylakoid space, और ये फिर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं फोटो सिस्टम वन से, क्योंकि साइक्लिक में तो फोटो सिस्टम वन ही इन्वॉल्व होता है। और ये प्रोसेस बार बार कंटिन्यू होता जाता है। ये थी वो कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, नॉट द कन्वर्जन, द मूवमेंट, स्ट्रोमा टू thylakoid space, back to stroma, and no electrons are lost by any photosystem, indicating it's a cyclic process. आज inshallah we'll start with non-cyclic photophosphorylation. So let me write the topic name: non-cyclic photophosphorylation. अब ये जो नॉन साइक्लिक का वर्ड है, पहले हम पढ़े थे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, और अब नॉन का वर्ड ऐड हो गया।
what is this indicating? Is it indicating that it is still a cyclic process or it is now no longer a cyclic process? Hello? Hello, assalamu alaikum. Sir, can you hear me? Yeah, I can hear you. Internet का Yeah, मसला आ रहा है? G. My screen got stuck and your voice wasn't coming as well. And I couldn't All catch it. right. I'm so तो sorry. फिर where did I, no, it's fine. Where did I stop Yeah, over speaking? here, I think stroma, thylakoid space and stroma. I also wanted to ask over here, Yeah. I don't actually get, I think I'm getting confused. How does it go back into the stroma? Doesn't it go back? Because if it moves through the ATP synthase, doesn't it move back into the thylakoid space like that? Like तो the hydrogen ions? या ये मैं समझ गया। अब एक सेकंड मैं यहाँ पे चेक भी कर लेता हूँ, मैंने हर जगह सेम ही चीज लिखी है। लेट मी जस्ट चेक दैट। Thylakoid space into the stroma. Let me just confirm. And then this is from the thylakoid space into the stroma. Okay. अब यहाँ से भी चेक कर लेते हैं। And give me a second. राइट। तो ये जो पंपिंग होती है प्रोटॉन्स की, हाइड्रोजन आयंस की, दिस इज फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकोइड स्पेस एंड देन बैक इनटू द स्ट्रोमा। तो ये जो प्रोसेस है ये तो 100% बिल्कुल करेक्ट है। अब व्हाट इज योर डाउट, कुड यू रिपीट दैट? अच्छा, because like for example in mitochondria अगर हम लोग कहते थे basically the hydrogen ions I think they were being pumped from the ATP synthase into the matrix, I think. Yeah, yeah, I think back into the matrix, right? बैक इनटू So, द मैट्रिक्स, करेक्ट। over here, I just got confused क्योंकि जो मैंने diagram बनाई हुई है, उसमें I've made the hydrogen ions coming into the thylakoid space. I think राइट। that's तो मैंने गलत बनाई हुई है. या दैट्स द अदर वे अराउंड, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में अगर देखें, सी दिस इज हाउ इट्स सो मच इजी टू कंफ्यूज दोनों, बिकॉज बोथ ऑफ दीज, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन आर अ बिट सिमिलर, लेकिन इस केस में ये जो मूवमेंट की बात है बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में इट्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस एंड देन बैक इनटू द मैट्रिक्स। तो जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, द क्रिस्टल वाला पार्ट और इवन द इंटायर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, उसमें जो एटीपी सिंथेज है, दैट अलाउज द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस इनटू द मैट्रिक्स। यहाँ पे पहले वो थे स्ट्रोमा में, फिर वो थोड़ी देर के लिए थाइलाकोइड के अंदर गए into the thylakoid space, and now they went back into the stroma. So I used a trick to remember this, and that was कि यहाँ पे जो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रही है, यहाँ पे ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, राइट, कि हाइड्रोजन आयंस आर टू बी गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और फिर यहाँ पे फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, करेक्ट? Yes. यहाँ पे ऐसा कोई प्रोसेस है नहीं। लेकिन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में ऐसा प्रोसेस है कि हाइड्रोजन आयंस को इलेक्ट्रॉन्स गेन करना है, ऑक्सीजन के साथ अटैच करना है, कंबाइन करना है, और ये ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट है? मैट्रिक्स में। अगर हाइड्रोजन आयंस को, प्रोटॉन्स को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना है विच इज इन द मैट्रिक्स, मतलब प्रोटॉन्स की फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए मैट्रिक्स, which means they should be coming from the space, which means they should originally be in the matrix. I just tracked back and made the entire process उसी वक्त on the spot के I'll repeat this के प्रोटॉन्स जो हैं उनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना होता है, इस और ऑक्सीजन तो मैट्रिक्स में होता है,
इसका मतलब द फाइनल डेस्टिनेशन जो प्रोटॉन्स की होनी चाहिए वो मैट्रिक्स होनी चाहिए, which means that they must have come from the intermembranous space, which means that they must have been pumped from the matrix. यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है wherein उनको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होना है, इसीलिए इट्स फ्रॉम स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकोइड स्पेस और फिर वापस से वो बाहर चले जाते हैं इनटू द स्ट्रोमा. सो दैट्स हाउ आई रिमेंबर इट. Okay, so again, for clarity, the या stroma is basically the environment inside the cell, right? Inside the chloroplast. इनसाइड, हाँ ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर गिरा, ये Okay. क्लोरोप्लास्ट में ये डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, और इसका जो फ्लूइड वाला पार्ट है ये स्ट्रोमा है. ये थाइलाकोइड के अंदर जो है थाइलाकोइड स्पेस है. तो पहले जो हाइड्रोजन आयंस है वो स्ट्रोमा में, फिर वो थाइलाकोइड स्पेस में गए, फिर वो वापस से बाहर वाली जगह में आ गए विच इज द स्ट्रोमा, विच इज द फ्लूइड पार्ट ऑफ द एंटायर क्लोरोप्लास्ट. Okay, thank you so much. राइट. राइट. तो अब ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आई वाज आस्किंग कि नॉन का वर्ड यूज हुआ, डज दैट मीन कि इट इज स्टिल अ साइक्लिक प्रोसेस, या वी कैन नॉट कॉल इट अ साइक्लिक प्रोसेस एनीमोर? It's not a cyclic process. इट्स नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस. तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस. जो भी यहाँ पे स्टेप्स होंगे, प्रोसेसेस होंगे, वो सिर्फ एक ही बार होंगे, एंड देन द इंटायर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रोसेस विल बी एग्जॉस्टेड, वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा. फिर एक नया प्रोसेस शुरू होगा विथ न्यू एनर्जी ट्रैप्ड बाय द फोटो सिस्टम्स. वी लुक इनटू दैट इन डिटेल कि प्रोसेस शुरू कैसे होता है, बट बिफोर दैट इट इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस. दूसरा, cyclic photophosphorylation involves only photosystem 1. Non-cyclic involves both photosystem 1 and photosystem P dot S 2. और तीसरा पॉइंट, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन इन्वॉल्व्स एक नया प्रोसेस विच वी लर्नड अबाउट, नॉट लर्नड अबाउट, जस्ट रोट अबाउट पिछली वाली क्लास में, दैट द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द लाइट डिपेंडेंट स्टेज. यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस. Again, we'll look into this when we reach this part of the non-cyclic stage. अभी के लिए मैं सिर्फ लिख रहा हूँ. It involves the photolysis of water as well. This is a new thing which we are going to do. And the production of ATP and NADPH also takes place. Now, cyclic photophosphorylation में ATP प्रोड्यूस हो रहा था, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में एटीपी भी प्रोड्यूस हो रहा है और NADPH भी प्रोड्यूस हो रहा है. अब ये NADPH, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर हियरिंग दिस इन दिस चैप्टर. रेस्पिरेशन में वी लर्नड अबाउट NAD, और फिर इट वाज अ हाइड्रोजन कैरियर. ये NAD हाइड्रोजन को गेन करता था इन दिस फॉर्म, NAD plus H minus with a lone pair making NADH. reduced NAD बन जाता था ये, और फिर ये मैट्रिक्स में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता था ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, और इन द साइटोप्लाज्म ड्यू आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये तो रेस्पिरेशन था. NADPH क्या है? Before that, we need to understand what NADP is. NADP is another hydrogen carrier. So it is nicotine amide adenine dinucleotide phosphate. This is different. This is different from NAD. ये दोनों अलग अलग हाइड्रोजन कैरियर्स हैं. एक में फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, एक में फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है. और अभी तक ऑल द बायो वी हैव लर्नड, ऑल द अमीनो एसिड्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ वी लर्न, हमें ये पता है कि थोड़ा सा भी स्ट्रक्चर अगर चेंज होता है उसका पूरा का पूरा फंक्शन ही चेंज हो जाता है. तो वी कैन नॉट एट ऑल कॉल दीज टू सेम मॉलिक्यूल्स, ये अलग अलग है. NAD रेस्पिरेशन की, वील टॉक अबाउट NAD जब रेस्पिरेशन की बात हो रही है. NADP इज द हाइड्रोजन कैरियर विच विल बी यूज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. तो NADP यहाँ पे हाइड्रोजन कैरियर है, ये हाइड्रोजन को गेन करता है, and then it forms NADPH, or in other words, reduced NADP.
अब ये कहाँ पे होता है, इन व्हाट स्टेज ऑफ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, वो भी अभी देखते हैं, बट फॉर नाउ जस्ट अंडरस्टैंड एटीपी एंड एनएडीपीएच इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। नाउ स्टेप नंबर 1, अब नॉन साइक्लिक का प्रोसेस शुरू हो रहा है। एनर्जी इज हार्वेस्टेड, पहले तो मैं वर्बली समझा देता हूँ। फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 दोनों इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप, एनर्जी इज हार्वेस्टेड, मीनिंग एनर्जी इज absorbed और trapped by फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 2 के जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, मैं रिपीट करता हूँ, फोटो सिस्टम 2 के एंटीना कॉम्प्लेक्स में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो 680 नैनोमीटर वाली वेवलेंथ ऑफ लाइट को हार्वेस्ट करेंगे। जब वो उनको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो फिर वो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे डाउन टू देयर सब्सिक्वेंट पिगमेंट विच इज बिलो इट, फ्रॉम वन पिगमेंट टू द अदर टू द अदर टू द अदर, अनटिल ये सारी की सारी एनर्जी कहाँ तक पहुंच जाए। The reaction center, the primary pigment. Until it reaches the primary pigment in the reaction center, correct, और ये primary pigment is a pair of chlorophyll A molecules। अगेन जो भी रिएक्शन सेंटर होगा, जो भी फोटो सिस्टम होगा, प्राइमरी पिगमेंट विल ऑलवेज बी अ पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स। अब एनर्जी यहाँ तक पहुंच गई, अब होगा प्रोसेस ऑफ फोटो एक्टिवेशन, जो कि साइक्लिक में भी हो रहा था। पूरा प्रोसेस पहले मैं वर्बली समझा देता हूँ। ये फोटो एक्टिवेशन का प्रोसेस हुआ, मतलब कि क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स का जो पेयर था, उन्होंने ये लाइट एनर्जी जो इनको ट्रांसफर हुई थी, इन्होंने इसको अब्सॉर्ब कर ली, और इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स के अंदर एक्साइट हो गए, which led to the emission of energetic electrons from chlorophyll A molecules, hence from photosystem 2। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पहले क्लोरोफिल ए में से निकले, उसके बाद फोटो सिस्टम में वो घूम रहे थे, और फिर वो फोटो सिस्टम में से भी निकल गए, क्योंकि उनमें एनर्जी थी। ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं। अभी के लिए यहाँ तक लिख देता हूँ एंड देन वील कंटिन्यू। सो एनर्जी इज हार्वेस्टेड बाय PS2 व्हेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो हैं present in the antenna complex. Now, if someone just writes photosynthetic pigments in the upper part of the photosystem, they're not gonna get the mark, obviously, क्योंकि ये key structure है photosystem का, present in the antenna complex, absorb 680 nanometers of wavelength of visible light in the electromagnetic spectrum. Yeah, we can cut that part out, electromagnetic spectrum wala, not necessary. This absorbed light energy is transferred through accessory pigments, और ये एक्सेसरी पिगमेंट्स वही पिगमेंट्स है जो एंटीना कॉम्प्लेक्स में, तो इनके दो फंक्शन है, एक तो लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करना अपने से नीचे वाली पिगमेंट को, और दूसरा लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब भी करना। ये हमने ऊपर इन वन ऑफ द क्वेश्चंस देखा था, द फंक्शंस ऑफ द एंटीना कॉम्प्लेक्स में प्रेजेंट एक्सेसरी पिगमेंट्स, दिस वन, द फंक्शन ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट, तो अब्सॉर्ब भी करेंगे और ट्रांसफर भी करेंगे लाइट एनर्जी को, right? So through accessory pigments until all light energy is absorbed by the pair of chlorophyll A molecules, और ये pair of chlorophyll A molecules is simply the primary pigment in the reaction center.
Step number 2, this results in photoactivation taking place. अब एक बार फोटो एक्टिवेशन का प्रोसेस हो जाता है, which in other words is the emission of energetic electrons from chlorophyll A molecules, hence from photosystem. ये दो चैप्टर्स रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के ऐसे हैं कि यू डोंट नीड टू रिवाइज ऑल ऑफ दीज पैराग्राफ्स, सिंपली रीड देम थ्रू। एक दिमाग में विजुअल इमेजरी बनती जाएगी, एंड देन यू कैन जस्ट रीप्ले दैट सीन इन योर माइंड व्हेन राइटिंग द आंसर। सो यू विल सी द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फ्रॉम द फोटो सिस्टम, और फिर बहुत आसान होता जाएगा। सो हेंस फ्रॉम द फोटो सिस्टम, then step number 3, that these energetic electrons then move into the ETC, which is the electron transport chain। अच्छा, यहाँ तक स्टोरी में रोकी थी कि ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो सिस्टम 2 में से निकले हैं, ये अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं। अब अगेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कैरियर्स होते हैं, दे अंडरगो अ सीरीज ऑफ redox reactions as the energetic electrons move through them। This energy is used by the free carriers। Now it's really important to write free carriers, क्योंकि let's say किसी कैरियर में इलेक्ट्रॉन है, तो अगर किसी कैरियर में इलेक्ट्रॉन है तो उसका प्राइमरी काम क्या है? टू एक्ट एज एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर। लेकिन अगर वो फ्री है, इलेक्ट्रॉन उसमें से पास हो चुका है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आ गई है, एंड इलेक्ट्रॉन इज नॉट करेंटली इन दैट कैरियर, अब वो अपना दूसरा फंक्शन कर सकता है, विच इज एक्टिंग एज अ प्रोटॉन पंप्स। तो वो एक्टिवली पंप करेगा प्रोटॉन को फ्रॉम द स्ट्रोमा इनटू द थाइलाकोइड स्पेस। इसकी वजह से क्या होगा कि अब एक बहुत ज्यादा स्टीप प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा। ये स्टीप प्रोटॉन ग्रेडियंट जो डेवलप होगा, ये कहाँ से कहाँ तक होगा? फ्रॉम वेयर टू वेयर? Uh, from the thylakoid space to the stroma. फ्रॉम द अब 1 सेकेंड में थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, कुड यू रिपीट योर आंसर? Thylakoid space to the stroma. फ्रॉम द साइलोकॉइड स्पेस इनटू द स्ट्रोमा, करेक्ट। तो ये समझना कि थाइलाकोइड स्पेस में यू कैन आल्सो रिमेम्बर इट लाइक दिस, थाइलाकोइड स्पेस में वो बहुत लिमिटेड अमाउंट के लिए रहेंगे। तो स्ट्रोमा से थाइलाकोइड स्पेस, और फिर अब थाइलाकोइड स्पेस से वापस वो स्ट्रोमा में चले जाएंगे थ्रू द एटीपी सिंथेस एंजाइम, और ये डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेंगे बिकॉज द प्रोटॉन्स हैव लॉस्ट एनर्जी। तो इसीलिए केमियोस्मोसिस का प्रोसेस होगा, which will be carried out with the help of the ATP synthase enzyme। तो ये पार्ट भी मैं लिख देता हूँ। So these energetic electrons now move into the ETC, and जब ये energetic electrons ETC में मूव करते हैं, तो यहाँ पे दो चीजें होती हैं। सबसे पहले तो it causes the carriers। Sir, in cyclic photophosphorylation, we were also doing like hydrogen ions were being pumped, like from the thylakoid space to the stroma वगैरह. So we don't मैम, say over there कि उधर chemiosmosis हुई थी, because इधर भी तो ATP synthase के through जाते हैं. ये तो वहां पे भी जब वो, वेट लेट मी जस्ट गो टू साइक्लिक, यस। तो यहाँ पे जब वो एक्टिवली पंप होगा, तो यहाँ पे केमियोस्मोसिस होगी, एटीपी सिंथेस एंजाइम के थ्रू ही जाएंगे वो। तो केमियोस्मोसिस का प्रोसेस यहाँ पे भी होगा, Okay, okay, thank you. राइट। तो इट causes the carriers to undergo a series of redox reactions as the electrons move through them। और फिर दूसरा, they are losing energy। मतलब जो कैरियर्स अंडरगो सीरीज ऑफ redox reactions कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से these energetic electrons are losing energy।
Now, this energy is used by free carriers to actively pump the protons from the stroma into the thylakoid space. इसकी वजह से स्टेप 4 होता है, which is a steep proton gradient being developed. और ये जो steep proton gradient developed होता है, there is a high concentration of the protons into the thylakoid space and low concentration of protons in the stroma, जिसकी वजह से now the protons move down the concentration gradient through the ATP synthase enzyme ये एटीपी सिंथेस एंजाइम एक चैनल प्रोटीन है एंड जब प्रोटॉन्स इसके थ्रू मूव करेंगे तो वो एनर्जी लूज करेंगे यही एनर्जी ये एटीपी सिंथेस एंजाइम यूज करके केमियोस्मोसिस का प्रोसेस पूरा करेगा सो दिस रिजल्ट्स इन केमियोस्मोसिस या दिस रिजल्ट्स इन द फॉस्फोरिलेशन ऑफ एडीपी एड एन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप जिससे एटीपी की प्रोडक्शन हो जाती है राइट अब नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी कि एटीपी की प्रोडक्शन तो हो गई केमियोस्मोसिस इज आल्सो टेकन केयर ऑफ प्रोटॉन्स का भी मामला हो गया कि नाउ दे आर ऑल प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा और एटलीस्ट मैक्सिमम आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स का क्या हुआ वो ईटीसी से जो मूव कर रहे थे ये इलेक्ट्रॉन्स ईटीसी से मूव कर रहे थे ना बिफोर दैट मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाता हूँ ये जो मैं पूरी यहाँ पे डायग्राम बनाऊंगा इस बॉक्स में ये बॉक्स मैं दिखा देता हूँ व्हाट इज इट रिप्रेजेंटिंग This box is representing the thylakoid membrane. तो इस बॉक्स में मैं जो भी इन ऑर्डर बनाऊंगा ये पूरा बॉक्स इज द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन यहाँ पे मैंने बना दिया सबसे पहले माय ड्राइंग इज नॉट दैट ग्रेट बेयर विथ मी ये है फोटो सिस्टम 2 PS2 फोटो सिस्टम 2 में से क्या हुआ था कि इलेक्ट्रॉन्स की फोटो एक्टिवेशन का प्रोसेस हुआ था इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए थे और फिर वो इस ईटीसी में से मूव कर रहे थे ईटीसी में से ये मूव कर रहे थे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन ये रहा दिस इज द थाइलाकोइड स्पेस ऑल ऑफ दिस स्पेस अराउंड बिलो द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन और फिर ये जो ऊपर वाली जगह है ये ऊपर वाली जगह में पूरा स्ट्रोमा आता है लेट मी जस्ट मेक स्पेस फॉर द स्ट्रोमा दिस इज द स्ट्रोमा तो ये जो पूरा हिस्सा है ये वाला कैन यू सी द रेड पेन Yeah, I can. या तो ये पूरा पार्ट स्ट्रोमा है ये जो मैंने बॉक्स में बनाया हुआ है ये पूरा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है और जाहिर सी बात है उसके नीचे इज द थाइलाकोइड स्पेस ये पूरी जगह इज द थाइलाकोइड स्पेस ओके दिस इज द ईटीसी मैंने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे थे लेकिन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और चीजें भी होती हैं सबसे पहले दिस इज PS1 फोटो सिस्टम 1 और पूरे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नहीं होती है बहुत सारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है अभी के लिए मैं सिर्फ दो बना देता हूँ टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट सो दिस इज ईटीसी अनदर ईटीसी अब इट्स नॉट लाइक इसका ये ईटीसी है इसका ये ईटीसी है नो इट्स जस्ट दैट ETCs आर क्लोज टू द फोटो सिस्टम्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स होती हैं एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के हिस्से के अंदर then we also have the ATP synthase enzyme. It's something like this, or it's the other way around. And then we can just erase this part, with which हम ये बता सकते हैं कि this is the channel protein.
एंड यस, फोटो सिस्टम 2 हो गया, फोटो सिस्टम 1 हो गया, ETCs हो गए, एंड दिस इज द चैनल प्रोटीन विच इज AKA ATP synthase enzyme. Now, if you give me a moment, the way I learned this is obviously I took a picture of the entire diagram in a fair form. तो उस fair form का भी मैं यहाँ पे paste कर देता हूँ. Just give me 1 minute. तो मैं अपने notes में से ही इस picture को paste कर रहा हूँ. Right, तो इसमें मैंने वो नहीं ऐड किया, the ATP synthase enzyme. We could just add it right now. कि यहाँ पे this will be the ATP synthase enzyme. मैंने यहाँ पे इसको लेबल कर दिया है ATP synthase. अच्छा, so we were at वो part of the process जहाँ पे हाइड्रोजन्स वर टेकन केयर ऑफ, केमियोस्मोसिस वगैरह सब हो गया था, एंड ये इलेक्ट्रॉन्स ETC में से मूव कर रहे थे. अब क्या होता है, आफ्टर मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये इलेक्ट्रॉन्स अब अब्जॉर्ब कर लेते हैं फोटो सिस्टम 1. तो जो इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम 2 में से निकले थे, अब फोटो सिस्टम 1 ने अब्जॉर्ब कर लिया. और जो रीजनिंग दी गई है, दिस इज द रीजनिंग विच यू हैव टू राइट वर्ड बाय वर्ड. और वो क्या, रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो फोटो सिस्टम 1 ने अब्सॉर्ब किए हैं, ये इसलिए किए हैं बिकॉज इट इज रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स विच दे हैव लॉस्ट ड्यू टू फोटो एक्टिवेशन टेकिंग प्लेस. अब ये यहाँ पे मैं सेंटेंस 1 मिनट के लिए लिख देता हूँ. जो इलेक्ट्रॉन्स PS2 में से निकले, इस पूरे ETC में से पास हुए, PS1 ने उनको अब्सॉर्ब कर लिया. एंड क्यों, रीजन क्या है, इन ऑर्डर टू रिप्लेस और रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट ड्यू टू फोटो एक्टिवेशन. लेकिन 1 मिनट, जो फोटो एक्टिवेशन का प्रोसेस था वो तो फोटो सिस्टम 2 में हुआ था, तो फोटो सिस्टम 1 में फोटो एक्टिवेशन कैसे हो सकता है? वो इसीलिए क्योंकि ऑल ऑफ दिस इज पार्ट ऑफ वन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन. जब किसी लीफ पे, जो एक स्टेम के साथ अटैच होता है प्लांट के, ये जो लीफ है, जब इसके ऊपर लाइट गिरती है, तो क्या सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पूरे थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में ये वाला फोटो सिस्टम फोटो एक्टिवेशन अंडरगो करेगा और ये वाला नहीं करेगा, इवन दो दे आर सो क्लोज टुगेदर? क्या ये पॉसिबल है? No. नो, बिकॉज ये एक थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, लाइट इस पर शाइन करती है. 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट यहाँ पे अब्सॉर्ब होगी बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स which are the accessory pigments present in the antenna complex. So while photoactivation occurs in photosystem 2, at the same time photoactivation is also occurring in photosystem 1. तो फोटो एक्टिवेशन ये समझ आ गया हमें कि फोटो सिस्टम 1 में अकर कर रही है. अगर अकर कर रही है तो ये इलेक्ट्रॉन्स फोटो एक्टिवेशन के बाद जाते कहाँ हैं? वो जाते हैं इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में. अब ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, फोटो सिस्टम 2 वाले या फोटो सिस्टम 1 वाले? Photo system 1 वाले. फोटो सिस्टम 1 वाले, क्योंकि जो फोटो सिस्टम 2 वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, वो तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से ट्रांसफर होके फोटो सिस्टम 1 ने अब्सॉर्ब कर लिए. और उन्होंने रीजनिंग ये दी फोटो सिस्टम 1 ने कि हमने तो अपने इलेक्ट्रॉन्स तो लूज कर दिए और वो ETC में घूम रहे हैं कहीं, तो हमें तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ना. तो वो इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने फोटो सिस्टम 2 वाले के कैच कर लिए. सो because of this they are replacing the electrons which they lost during their photoactivation. So did you understand this part? Yeah, I did. Right. So मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, after moving through the ETC. अब कौन सी ETC की बात कर रहा हूँ, ये वाली ETC की बात कर रहा हूँ. आफ्टर मूविंग थ्रू
दी ईटीसी मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो फोटो सिस्टम टू में से निकले थे, विच वी ओरिजिनली स्टार्टेड द स्टोरी विद. So after moving through the ETC, these electrons are now absorbed by photosystem 1, replacing the electrons lost from photosystem 1 due to photoactivation taking place in photosystem 1. When they absorbed how many nanometers of light? Photosystem 1? 700. 700. Perfect. When they absorbed 700 nanometers of light. डी इलेक्ट्रॉन्स, अब जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए हैं फ्रॉम फोटोसिस्टम 1, अब हम नए इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. वो वाले इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 2 के नहीं, वो तो फोटोसिस्टम 1 ने अब्सॉर्ब कर लिए. वो इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम 1 में से निकले हैं, सो द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम 1 नाउ आल्सो मूव थ्रू द ईटीसी, थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से मूव करते हैं. अब इट्स द सेम प्रोसेस अगेन. एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से मूव करते हैं, रीडॉक्स रिएक्शन वाला कंसेप्ट आ जाएगा सेम यहाँ पे. कैरियर्स अंडरगो रीडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स लूज एनर्जी. मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि हम बार बार रिपीट कर चुके हैं ये प्रोसेस. इलेक्ट्रॉन्स lose energy. When the electrons lose energy, the free carriers act as proton pumps. So when they act as proton pumps, hydrogen ions are actively pumped from the stroma into the thylakoid space, creating a steep proton gradient, allowing the protons to pump from the thylakoid space back into the stroma through the ATP synthase enzyme, facilitated diffusion. और कौन सा प्रोसेस होता है टू प्रोड्यूस एटीपी? Chemiosmosis. केमियोस्मोसिस. तो ये पूरा प्रोसेस वापस से बताने का मकसद था कि इन द एंड केमियोस्मोसिस का प्रोसेस हो जाता है. अब हम दो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं. कौन से दो सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो PS2 में से निकला था, और एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो PS1 में से निकला था. वो इलेक्ट्रॉन्स जो PS2 में से निकले थे, PS1 ने उनको ऑब्जॉर्व कर लिया. अब वो इलेक्ट्रॉन्स जो PS1 में से निकले, जो नए इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से पास करते हैं. उसके बाद उनका क्या होता है? ये जब पास करने के बाद स्ट्रोमा में चले जाते हैं. सो आफ्टर दे पास थ्रू द एटीसी, दे नाउ मूव इनटू द स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा में मूव करने के बाद ये हाइड्रोजन आयंस और NADP के साथ कंबाइन कर जाते हैं. और कंबाइन करने के बाद ये फॉर्म कर लेते हैं NADPH. सो द इलेक्ट्रॉन्स released from PS1 आफ्टर मूविंग थ्रू द ETC. सबसे पहले तो कंपलसरी ETC से पास करना पड़ेगा, वरना हम ATP ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे केमियोस्मोसिस के जरिए. So the electrons released from photosystem 1 after moving through the ETC now move into the stroma. और जब ये स्ट्रोमा में मूव करते हैं, तो यहाँ पे ये ही इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन करते हैं और NADP के साथ कंबाइन करते हैं, ताकि अब ये बना सकें NADPH, जिसे रिड्यूस्ड NADP भी कहा जाता है. अब ये तो समझ आ गया कि फोटो सिस्टम 1 ने जो इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे वो तो रिप्लेस हो गए, उसने फोटो सिस्टम 2 के पकड़ लिए. बट वर द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम फोटो सिस्टम 2 रिप्लेस्ड? No, नो. but सॉरी. I was saying not yet. नॉट येट. करेक्ट. मतलब अभी तक, टिल दिस पार्ट ऑफ द स्टोरी,
इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिप्लेस नहीं हुए हैं, मीनिंग TH2 इज इन नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब एक प्रोसेस को होना पड़ेगा जिसकी वजह से वील से कि इलेक्ट्रॉन्स अब फोटो सिस्टम 2 यहाँ से गेन कर लेगा। उस प्रोसेस का नाम है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, इसकी लोकेशन समझते हैं, एंड देन वील अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो सबसे पहले इसका मतलब, अगेन वील ब्रेक डाउन द वर्ड इनटू टू स्मॉलर वर्ड्स। फोटो, फोटो का मतलब है Light. लाइट, एंड लाइसिस, Breakdown. ब्रेक डाउन। मीनिंग दिस इज ब्रेक डाउन ऑफ वाटर यूजिंग लाइट। वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है यूजिंग लाइट। एंड व्हाई डू वी से यूजिंग लाइट? क्योंकि लाइट इनिशियली तो अब्जॉर्ब की गई थी, राइट? मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो रिप्लेस करने की बारी की बात आ रही है कि, सॉरी, कि फोटो सिस्टम 2 में से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना है। फोटो सिस्टम 2 में इलेक्ट्रॉन्स अभी लूज हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीड टू बी गेन्ड बाय फोटो सिस्टम 2। ये सिचुएशन आई ही क्यों? ये सिचुएशन इसलिए आई क्योंकि फोटो सिस्टम 2 ने पहले लाइट एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया था, जिसकी वजह से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन ट्रिगर हुई थी। So, because this entire process started with light energy being absorbed, this is why we say the word photo, the breakdown of water using light. ये लाइट किसकी बात कर रहे हैं? Which was absorbed by photosystem 2 to trigger or to start non-cyclic photophosphorylation. अब दूसरी बात इसकी लोकेशन की, ये होता कहाँ पे? Photolysis of water takes place in the thylakoid space. अब ये देखा, इन द स्ट्रोमा द NADPH वाज फॉर्म्ड, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ETCs है, और थाइलाकॉइड स्पेस में फोटोलाइसिस हो रही है। तीन डिफरेंट लोकेशंस में लाइट डिपेंडेंट स्टेज हो रहा है। लेकिन आंसर में व्हाट वुड यू राइट इफ इट आस्क्स यू द लोकेशन ऑफ द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन? Thyroid space, I think, and thyroid membrane. अगर वो बोले एग्जैक्ट लोकेशन, जस्ट वन आंसर। Oh, thyroid membrane. Thylakoid membrane, perfect. So this should always be in the back of your mind के thylakoid space में, स्ट्रोमा में रिएक्शंस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट स्टेज का कुछ हिस्सा होता है। लेकिन आंसर लिखने की बारी आएगी, एग्जैक्ट लोकेशन वो पूछेगा, तो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन लिखना। ओके, तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन द थाइलाकोइड स्पेस। Also, do we need to mention the locations for all of these reactions, like in the detailed answer for like non-cyclic, for example, like photolysis कहाँ हो रही है, chemiosmosis किधर हो रही है, like do we mention that? आई बिलीव इट वुड बी बेटर टू मेंशन इट, क्योंकि ये कभी कभार AVP में भी काउंट हो जाता है, कभी कभार इट्स, कभी कभार कुछ मार्किंग स्कीम, अगेन इट डिफर्स फ्रॉम मार्किंग स्कीम टू मार्किंग स्कीम। कुछ मार्किंग स्कीम्स में, बिकॉज बायो में मार्किंग स्कीम इज नेवर कंसिस्टेंट, कुछ मार्किंग स्कीम्स में वो एज अ मेन पॉइंट लिखा होता है, कुछ में उन्होंने एक्सक्लूड किया हुआ होता है, कुछ में उन्होंने मेन पॉइंट के साथ अटैच किया हुआ होता है एज अ बोल्ड वर्ड। सो द सेफेस्ट ऑप्शन वुड बी टू जस्ट रिमेंबर देम। एंड दो ही लोकेशंस हैं, फोटोलाइसिस थाइलाकोइड स्पेस में, and NADP की रिडक्शन स्ट्रोमा में, दैट्स इट। Okay. Also, AVP में कौन से points count होते हैं, like the ones which are in the syllabus, या अगर हम syllabus के बाहर के भी कुछ लिख सकते हैं? तो AVP का जो फुल फॉर्म है वो है एनी वैलिड पॉइंट। तो एनी वैलिड पॉइंट में सिलेबस के अंदर वाली भी चीजें आती हैं, सिलेबस के बाहर वाली भी चीजें आती हैं। दोज थिंग्स नॉट मेंशन्ड, यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन दे आर फैक्चुअली करेक्ट। सो 100% उस AVP में वो मेंशन्ड होगा। और कभी भी AVP में यूल सी के एक मार्क दिया हुआ होगा एंड लिखा होगा सिर्फ AVP। बहुत कम ऐसा होगा कि दिल राइट डाउन द पॉइंट्स अंडर AVP, बिकॉज AVP का मतलब है कोई भी पॉइंट आ सकता है विच इज प्रोवाइडेड दैट इट इज फैक्चुअली करेक्ट। तो यू कैन ऑलवेज गेट अ मार्क फ्रॉम देयर। Okay, thank you. राइट। तो ये फोटोलाइसिस थाइलाकोइड स्पेस में होता है। अब ये फोटोलाइसिस समझते हैं कि ये है क्या। वी अंडरस्टूड दैट इट्स द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर यूजिंग लाइट, बट हाउ इज दैट एक्चुअली हैपनिंग? सो वाटर की ब्रेकडाउन हो रही है। फ्रॉम दिस आई विल अंडरस्टैंड कि वाटर एक रिएक्टेंट है। अगर वाटर एक रिएक्टेंट है, so this will break down into, sorry, this will break down, and this we need to remember, it will break down into hydrogen ions
ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स. So first, water breaks down into hydrogen and oxygen, and then hydrogen further ionizes to hydrogen ions, positive ions and electrons. वो मैंने एक साथ ही लिख दिया क्योंकि एक साथ ही लिखना होता है एग्जाम में कि फोटोलाइसिस इज द ओवरऑल प्रोसेस. कि पहले पहले तो टेक्निकली आई पहले मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ. वाटर से पहले हाइड्रोजन बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है, और फिर ये हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H प्लस में और इलेक्ट्रॉन्स में. लेकिन ओवरऑल रिएक्शन में वील राइट बोथ ऑफ देम टुगेदर. इट्स इंपॉर्टेंट. सो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का प्रोसेस है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस. क्यों? सबसे पहले तो फोटो सिस्टम 2 के दो इलेक्ट्रॉन्स यहां से इनको मिल रहे हैं. पेयर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स में से जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए थे, वन फ्रॉम ईच क्लोरोफिल ए, तो दो इलेक्ट्रॉन्स टोटल में, वो इनको यहां से मिल गए. लेकिन ये रिएक्शन एक और रीजन की वजह से भी जरूरी है. दिस इज बिकॉज दिस इज एन enzyme catalyzed reaction. मतलब ये एक ऐसा रिएक्शन है जो कि एक एंजाइम कैटलाइज करता है. और ये जो मैं अभी बताऊंगा ना एंजाइम का नाम, दिस इज नॉट एवीपी, दिस इज अ मेन पॉइंट. और ये मैंने हर मार्किंग स्कीम में कंसिस्टेंटली देखा हुआ है कि मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है मेंशन्ड डैश, मतलब द वर्ड ऑफ द एंजाइम व्हिच आई एम गोना टेल यू राइट नाउ. तो ये एक मेन पॉइंट है. यू नीड टू रिमेंबर दिस एंजाइम नेम. तो ये एंजाइम का नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. दिस इज, नाउ आई नो नॉर्मली जो एंजाइम्स होते हैं जैसे प्रोटीएज एंड लिपेज, वो ASE में एंड होते हैं, राइट, विच इज व्हाई वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई देम एज एंजाइम्स. यहाँ पे जो लास्ट वर्ड है वो कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. ये एक दूसरे तरीके का एंजाइम है, बट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड फॉर बायो A2 ये एक एंजाइम है. और ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फोटोलाइसिस को कैटलाइज करते हैं. अब ये वाला जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ है, दिस इज द ऑक्सीजन विच वी टॉक अबाउट जब हम ये लिखते हैं 6CO2 प्लस 6H2O मेक्स C6H12O6. मतलब मैं फोटोसिंथेसिस की ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूँ जिसमें ऑलवेज हमें ये सिखाया गया है ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज द बाय प्रोडक्ट. तो वो प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? वो फोटोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है एज द बाय प्रोडक्ट. ये वाले ऑक्सीजन के साथ दो चीजें हो सकती हैं. अब ये जो ऑक्सीजन थाइलाकोइड स्पेस में प्रोड्यूस हुआ है, ये थाइलाकोइड स्पेस से निकलेगा थाइलाकोइड मेम्ब्रेन के थ्रू. फिर वो कहाँ पहुंच जाएगा? वंस इट क्रॉसेस द थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, वेयर विल इट रीच? थिंक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. Uh, Oxygen, where that would reach? या अगर ऑक्सीजन थाइलाकोइड स्पेस में प्रोड्यूस हुआ है ड्यूरिंग फोटोलाइसिस और वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से क्रॉस कर जाता है, तो अब वो कहाँ पे पहुंचेगा? The it's not टेक going अ out गेस. of the chloroplast, right? मे बी इट विल, लेकिन मैं अभी के लिए पूछ रहा हूँ अगर वो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन से निकल जाता है, अभी वो करेंटली कहाँ पे Stroma. होगा? इन द Stroma. स्ट्रोमा. करेक्ट. अब ये स्ट्रोमा में से निकल, अब ये स्ट्रोमा में है. स्ट्रोमा में जब वो होगा, वो डबल क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप में से भी निकलेगा. पूरा जो डबल क्लोरोप्लास्ट का एनवेलप है उसमें से भी निकलेगा. अब वो कहाँ पे होगा? Cytoplasm. Yeah. साइटोप्लाज्म. परफेक्ट. ये इसलिए मैं चाह रहा था सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द जूमिंग इन जो हम कर रहे हैं. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, उसके अंदर थाइलाकोइड, उसके अंदर थाइलाकोइड स्पेस. सो दिस वे यू विल रिमेंबर द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड द क्लोरोप्लास्ट टुगेदर. तो अब साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन पहुंच गया. ये अब सेल मेम्ब्रेन से भी बाहर निकलेगा और अब ये सेल में से बाहर निकल जाएगा. सो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन is diffused out of the cell. And if you remember in IGCSE, यहाँ पे layers बनाते थे हम लीफ के, पैलिसेड मेसोफिल लेयर, स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर. डू यू रिमेम्बर दैट? Yeah, sort of. ये तो ये वाला ऑक्सीजन जो इस पैलिसेड मेसोफिल लेयर में से निकलता है आउट ऑफ द सेल, वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टोर हो जाता है बिटवीन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स इन द स्पॉन्जी मेसोफिल लेयर. और फिर वो गार्ड सेल्स जो स्टोमेटा है उसके थ्रू लीफ में से बाहर निकल जाता है. तो
The oxygen went from being in the thylakoid space to out in into the atmosphere. इस तरीके से. So most of the oxygen is diffused out of the cell, लेकिन कुछ ऑक्सीजन को हम सेल के बाहर नहीं जाने देते, उसको हम साइटोप्लाज्म में ही रखते हैं, और साइटोप्लाज्म से हम उसको ले जाते हैं मैट्रिक्स में, क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन भी होती है प्लांट सेल्स में. सो सम ऑफ इट इज यूज्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. राइट. अब ये जो एंजाइम है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम आया कहाँ से? लाइक वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन्स एंड ये एंजाइम एकदम से अपेयर हो गया. तो ये एंजाइम आया कहाँ से? The oxygen evolving complex is originally the oxygen evolving complex is originally present in PS2. ये PS2 के अंदर होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स. लेकिन हमें अभी अभी पढ़ा कि फोटोलाइसिस तो थाइलाकोइड स्पेस में होती है, एंड अगर ये रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है, इसका मतलब उसको रिएक्शन की लोकेशन पर तो होना ही चाहिए. इसीलिए ये PS2 में से निकल के थाइलाकोइड स्पेस में चला जाता है, और फिर ये थाइलाकोइड स्पेस में आफ्टर द रिएक्शन हैज एंडेड वापस PS2 में चला जाता है. अब ये जो मूवमेंट है, ये एंजाइम की मूवमेंट है. ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, नो नीड टू रिमेम्बर दिस, जस्ट फॉर योर नॉलेज, कि यहाँ पे वो PS2 में होता है, इट मूव्स इनटू द थाइलाकोइड स्पेस where the reaction is happening and then moves back into PS2. If you don't want to remember this, no problem, लेकिन you need to remember the name of the enzyme, where is the reaction occurring, and the movement of the hydrogen ions in both photosynthesis and respiration. ये movements जरूरी है. राइट. और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, दे ऑब्वियसली आर अब्सॉर्ब्ड बाय PS2. यहाँ पे जाके पूरा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. इन द एंड हमने ऑक्सीजन प्रोड्यूस किया फोटोलाइसिस की वजह से, एटीपी प्रोड्यूस किया केमियोस्मोसिस की वजह से, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम टू ईटीसी से मूव किया उन्होंने, और फिर फोटोसिस्टम वन से जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हुए थे उन्होंने भी एटीसी से मूव किया, तो दो बार एटीपी प्रोड्यूस हुआ थ्रू केमियोस्मोसिस. एंड देन वी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड NADPH in the stroma, oxygen in the thylakoid space. And yeah, these were the three reactants, three products जो हमने लाइट डिपेंडेंट स्टेज में प्रोड्यूस किए थे, और वही मैंने बिल्कुल शुरू में लिखा था. ATP एंड NADPH प्रोड्यूस होता है प्लस ऑक्सीजन. अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. अब जो ये वाले, विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ऑफ द लाइट डिपेंडेंट स्टेज, these now become reactants of the light independent stage. लाइट इंडिपेंडेंट स्टेज इसके फौरन बाद है, जिसका नाम है कैल्विन साइकिल. तो we'll keep it till here today. यहाँ तक कोई सवाल हो तो आप पूछ लो. No, it's clear. Right, so could you give a summary of आज हमने क्या किया था? Right, so today we discussed about non-cyclic phosphorylation, and over here first we noted that it's not a cyclic process, and Yeah. it involves both photosystem 1 and photosystem 2, and it starts when different wavelengths of light are like absorbed by the accessory pigments and then passed on to the primary pigment in the reaction center, and Okay. electrons from the reaction center they gain energy and are excited to a higher energy level, and they leave the photosystem, and this process is basically photoactivation. And then the Yeah. electrons from the photosystem 1 pass through the electron carriers in ETCs and are eventually picked up by NADP, and along with the basically One second. Sorry. The electrons lost from photosystem 2, right? not the ones which are lost by photosystem 1. No, no. What were you just talking about right now? Were you talking about two or one? About 1. One. Okay. Right. Then correct. Yes. Yeah.
So basically, they are picked up by NADP, and basically, along with the hydrogen, it forms reduced NADP. And Mm. electrons from the photosystem 2 passes through the electron carriers in the electron transport chain and are eventually picked up by the primary pigment of photosystem 1. And basically, at photosystem 2, photolysis occurs, which is basically the splitting of water molecules into hydrogen ions, electrons, and oxygen gas using light. And this Right, reaction is catalyzed by the oxygen evolving complex, which is present on photosystem 2. And oxygen gas is released as a waste product, and the electrons are picked up by the primary pigment of photosystem 2, and the right, hydrogen ions are picked up by the NADP. And as the electrons flow through the electron carriers, energy is released, and basically by the process of chemiosmosis, hydrogen ions move through the ATP synthase to produce ATP. right. Perfect. तो फिर we'll inshallah continue this in the next class. Okay, Jazakallah. Allah Right. Hafiz. Thank you. Allah Hafiz.